नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। 73 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई चल रही है। मूल याचिकाओं पर पहले सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। 73 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई हो रही है। और जानकारी आपको देते हुए चले, चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मूल याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस नेताओं की हुंकार देखने को मिली है। उत्तराखंड की वादियों में उठते विरोध के सुर देखने को मिले और उत्तर प्रदेश में तख्तियों से सवाल पूछते कांग्रेस कार्यकर्ता। एक जैसी तस्वीरें 3 अलग अलग राज्यों से, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक, गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई। 3 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन की तरफ से कड़ी मुस्तैदी वहां पर रखी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है घेराव करने से, प्रदर्शन करने से। बावजूद उसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह प्रदर्शन रह रहा है। दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार अपने तमाम ताकतों का गलत दुरुपयोग कर रही है। तीसरी तस्वीर हम उत्तराखंड की दिखा रहे हैं आपके साथ। वादियों की ये तस्वीर देखिए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह से सख्ती नहीं चलेगी, इस तरह से मनमानी नहीं चलेगी। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का शिकंजा है या फिर सत्ता की चाल में फंसी सियासत। ये तस्वीरें सिर्फ विरोध नहीं दिखा रही है, ये उस गुस्से की झलक है जो देश के कोने कोने में कांग्रेसियों के अंदर उठ रही हैं। अब सवाल ये कि कार्रवाई सच में न्याय के लिए है या सिर्फ सियासत का ये एक नया चेहरा है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार। सचिन पायलट, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता चुनावी मैदान के बीच में अब ईडी की लड़ाई के यहां पर जो है तमाम चीजें, तमाम कमान जो है अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 नाम मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, सुप्रिया श्रीनेत से सचिन पायलट और पवन खेड़ा। ये तीनों नेता बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब सवाल पूछते हैं तो निशाना बनाया जाता है। ये गांधी परिवार नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही
विंडिक्टिव ये कदम उठाया है, इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत यह है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाया जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नए पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है, और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। मोदी जी, हमें मालूम है आपको दर्द क्यों होता है। वो एक गाना सुना था हमने कि चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं, आपके दोस्त के खिलाफ बोलते हैं, चोट वहां लगती है, दर्द यहां होता है। राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं, संविधान और आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है, हमें मालूम है। आप और संघ हमेशा संविधान के खिलाफ रहा है, आप और संघ हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहा है, आप और संघ हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। हम डरेंगे नहीं। कर दीजिए जितनी रेड्स, कर लीजिए जितने चार्जशीट्स, जितने केस राहुल गांधी पर 40-50 केस कर रखे हैं, उसकी सांसदी छीन ली, उनका आवाज छीन लिया, अरबों रुपए खर्च कर लिए उनकी आवाज बंद करने। क्या वो आवाज बंद हुई? वो आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि उस आवाज के पीछे ताकत है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की। ये वो संविधान है जो करोड़ों मजलूमों की कवच बनकर खड़ा है, और राहुल गांधी के हाथ में जब वो संविधान दिखाई देता है। ईडी की कार्रवाई पर जहां कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं अब बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया है। रविशंकर प्रसाद ने सीधा आरोप लगाया, और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मुझे, मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को लगता है कि उनको देश को लूटने का, करप्शन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, और उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता इसका। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, जो देश के लोगों ने 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठे करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक न्यूज़पेपर खड़ा किया, उसके सारे एसेट्स को गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने एजेएल के माध्यम से अपने नाम करवा लिया। और अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है, उन एसेट्स को सीज कर रही है, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट कर रही है, तो सड़कों पर उतर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछे, कह रहे हैं मुझे देश के कानून पर विश्वास ही नहीं है, मैं नहीं मानता देश के कानून को, मेरे को अधिकार है करप्शन करने का, मुझे जन्मसिद्ध अधिकार है लूटने का। राहुल गांधी जी, देश का कानून आप पर भी लागू होता है और सोनिया गांधी जी पे भी लागू होता है, और अगर आपको गलतफहमी है तो अब ठीक कर लीजिए। 60 साल में शायद लागू नहीं हुआ होगा, क्योंकि गांधी परिवार और नेहरू परिवार की चल रही थी, लेकिन देश का कानून मजबूत है, और गांधी परिवार को भी सबक सिखाने के लिए ये माकूल कानून है, इसके आपको मानना पड़ेगा। इस कानून के तहत आप पे कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है, और ये जो आप सड़कों पे आज गुंडागर्दी कर रहे हो ना, देश के लोग।
नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक संकट बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में है। आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL, जिससे गांधी परिवार के सदस्य प्रमुख हिस्सेदार हैं, उन्होंने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि AJL की बहुमूल्य संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर अधिग्रहित किया। ईडी का दावा है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश की श्रेणी में आता है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। लेकिन यह मामला न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही चुनावी परिदृश्य में इस केस के असर को नकारा नहीं जा सकता है। बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि कांग्रेस खुद को गांधी परिवार के समर्थन के रूप में एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में अदालत की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। वहीं जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा है, हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से स्थापित किया गया था। समय के साथ कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी बढ़ गया और इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। दरअसल साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक नई कंपनी का गठन किया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी निदेशक थे। यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 99% शेयर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का निवेश किया। इस सौदे के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को AJL यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर 99 साल का ऋण अधिकार मिला, जिससे YIL और AJL की संपत्तियों से होने वाली आय का 99% हिस्सा मिला। अब बात कर लेते हैं कैसे शुरू हुआ यह विवाद। तो आपको बता दें कि साल 2012 में नवंबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच भी शुरू की और साल 2023 में AJL और YIL से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये संपत्तियां पहले सामाजिक और दान कार्यों के लिए निर्धारित थी। केस दर्ज होने के बाद इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। राहुल गांधी से 5 दिनों में 54 घंटे और सोनिया गांधी से 3 दिनों में 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि वित्तीय मामलों को मोतीलाल वोरा संभालते थे, जिनका 2020 में निधन हो गया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा YIL एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला गया है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह कार्रवाई चुनावी राज्यों में भाजपा की संभावित हार से ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने AJL की संपत्तियों की कुर्की केवल इसके कांग्रेस और उसकी विरासत से जुड़े होने के कारण की है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, कांग्रेस और उनका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते।
दरअसल नेशनल हेराल्ड मामला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को उजागर करता है। भविष्य में इस मामले में और भी कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, जो भारतीय देश भर में ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद भी शामिल हुए, लेकिन प्रदर्शन जैसे ही उग्र हुआ, पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के कालाबुरागी से बयान सामने आया है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र पर निशाना साधा है। डीके शिवकुमार ने कहा कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से अन्याय है। उन्होंने दावा किया कि गांधी परिवार को इस मामले से कोई फायदा नहीं मिला है। शिव कुमार ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार को निशाना बना रही है। तो दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर नारेबाजी की और केंद्र पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनहित के मुद्दों पर सरकार नहीं जागी तो आंदोलन और तेज होगा। और बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, महादेव ऐप पर फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महादेव ऐप पर फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देश भर में ईडी की एक साथ कई बड़ी जगहों पर छापेमारी हुई। दिल्ली से चेन्नई तक ईडी ने रेड की है। महादेव बेटिंग सिंडिकेट पर शिकंजा कसा गया है। करोड़ों की सट्टेबाजी पर ईडी का वार देखने को मिला है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज देश भर के 15 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और संबलपुर जैसे शहरों में ईडी की टीमें एक साथ रेड कर रही है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क को लेकर के की जा रही है। महादेव ऐप के जरिए करोड़ों का लेन देन और विदेशी फंडिंग की आशंका के चलते एजेंसी की ये रेड बेहद अहम मानी जा रही है। तो गुजरात के अरवली जिले के मोडासा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई भी है। उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, और पूरा देश जानता है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी और आरएसएस को हराने का मादा रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें बीजेपी और आरएसएस को देश से हटाना है तो उसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। राहुल के इस बयान को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में बीजेपी पर बड़ा आरोप भी उन्होंने लगा दिया। सीएम ने कहा कि अगर बंगाल में शांति होगी तो सब अच्छा रहेगा। बीजेपी बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार चली जाए और उनकी सरकार आए। जब वे आएंगे तो आपका खाना भी बंद कर देंगे। दिल्ली में देखिए कैसे उन्होंने बंगाली इलाकों में मछली और मांस बंद कर दिया है। उन्होंने शिक्षकों की नौकरियां खाई और अब वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जवाब दे। कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा।
और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच में एक बयान भुवनेश्वर से भी सामने आया, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि यूपी का डबल इंजन अब एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से टकरा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले सिर्फ इंजन टकरा रहे थे, लेकिन अब तो डिब्बे भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को आगामी चुनावी माहौल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें वो बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सरकार के अंदरूनी मतभेदों और असंतुलन की ओर था, जो कि यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन यूपी का जो डबल इंजन है, क्योंकि एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ इंजन ही टक्कर मार रहे थे, अब देखते हैं डब्बे के डब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। अब उड़ीसा का पता नहीं कैसा हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों का सुविधा को लेकर के एक बेहद ही इनोवेटिव कदम उठा लिया है। देश की पहली ट्रेन बनी है पंचवटी एक्सप्रेस, जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम लगाया गया है। मध्य रेलवे ने इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया है, जहां मनमार्ग से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक चलने वाली इस ट्रेन की एक ऐसी चेयर कार बोगी में पेंट्री की जगह अब एटीएम लगाया गया है। अब यात्री सफर के दौरान ही कैश निकाल सकेंगे। अगर यह प्रोग्राम सफल रहा तो जल्द ही देश के अन्य ट्रेनों में भी ये सुविधा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।